आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैथोमैकेनिक्स ऑफ नी जॉइंट। इससे पिछली वीडियो में हमने बायोमैकेनिक्स ऑफ टिबियोफिमरल जॉइंट के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ते हैं पैथोमैकेनिक्स ऑफ नी जॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्रंटल प्लेन की बात करते हैं। अगर नी जॉइंट की बात की जाए तो नी जॉइंट के ऊपर नॉर्मल जो एंगल बनता है वो वैल्गस एंगल बनता है। उसका क्या रीज़न होता है कि हमारे पास फिमरल कंडाइल्स होते हैं, एक मीडियल फिमरल कंडाइल और एक लेटरल फिमरल कंडाइल। जो मीडियल फिमरल कंडाइल है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू लेटरल फिमरल कंडाइल। जब मीडियल फिमरल कंडाइल लार्जर होगा तो उसकी वजह से हमारे पास नी जॉइंट के ऊपर नॉर्मली वैल्गस एंगल बनता है और ये वैल्गस एंगल कितना होता है 5 to 10 डिग्री। नॉर्मली जो हमारे पास वेट बेरिंग फोर्स की लाइन होती है वो नी जॉइंट के दरमियान में से पास करती है। उसका क्या रीज़न होता है कि जब वेट बेरिंग फोर्स की लाइन नी जॉइंट के दरमियान में से पास करेगी तो वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द लेटरल साइड ऑफ द नी एंड द मीडियल साइड ऑफ द नी। जब वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द मीडियल साइड ऑफ द नी एंड द लेटरल साइड ऑफ द नी तो नी के ऊपर जो स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा। नॉर्मली जो वेट बेरिंग फोर्स की लाइन होती है वो नी जॉइंट के दरमियान में से पास करती है। अब अगर हम लोग ये जो फर्स्ट वाली डायग्राम है, डायग्राम ए, इसको देखें तो इसमें जो वेट बेरिंग फोर्स की लाइन है वो नी जॉइंट के दरमियान में से पास करती है, जिसकी वजह से वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और नी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है। अब हम लोग जेनुवैल्गम और जेनुवैरम की बात करते हैं। अगर जेनुवैल्गम की बात की जाए तो इसमें जो नीज होते हैं वो इनवर्ड हैं, लाइक दिस। अगर आप नीज को देखें तो वो हमारे पास क्या है, इनवर्ड है। लेकिन अगर जेनुवैरम की बात की जाए तो इसमें जो नीज होते हैं वो हमारे पास आउटवर्ड हैं, लाइक दिस। ठीक है, जेनुवैल्गम में नीज इनवर्ड होते हैं और जेनुवैरम में नीज आउटवर्ड होते हैं। नी जॉइंट के ऊपर नॉर्मली कौन सा एंगल होता है, वैल्गस एंगल होता है। लेकिन अगर ये वैल्गस एंगल इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मली से तो उस दौरान हमारे पास जो वेट बेरिंग फोर्स की लाइन होती है वो लेटरल साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अगर हम लोग सेकंड डायग्राम को देखें, डायग्राम बी, तो उसमें जो नी जॉइंट है उस पर एक्सेसिव वैल्गस एंगल बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो नॉर्मल वैल्गस एंगल बन रहा था नी के ऊपर 5 to 10 डिग्री, उससे ज़्यादा हमारे पास वैल्गस एंगल बन रहा है। ठीक है, अब जब नी के ऊपर एक्सेसिव वैल्गस एंगल होगा तो आप ये देखें जो वेट बेरिंग फोर्स की लाइन है वो लेटरली पास कर रही है। वेट बेरिंग फोर्स की लाइन लेटरली पास करेगी तो लेटरल साइड के ऊपर हमारे पास ज़्यादा वेट आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस आएगा एज कंपेयर टू मीडियल साइड। जब हमारे पास लेटरल साइड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, इंजरीज हो सकती हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक्सेसिव वैल्गस एंगल हो जाता है नी के ऊपर तो उसकी वजह से वेट बेरिंग फोर्स की लाइन लेटरली पास करेगी। जब वेट बेरिंग फोर्स की लाइन लेटरली पास करेगी तो उसकी वजह से पेन, इन्फ्लेमेशन, इंजरीज वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास नी जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव जेनुवैल्गम हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इलियोटिबियल बैंड की टाइटनेस, एबनॉर्मल फुट प्रोनेशन,
एंड फेमरल एंटीवायन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलियोटिबियल बैंड की टाइटनेस की बात करते हैं। इलियोटिबियल बैंड का काम क्या होता है कि वो पैटिला को स्टेबलाइज करता है। अब जब इलियोटिबियल बैंड टाइट हो जाएगा तो हमारे पास जो पैटिला होता है वो इनवर्ड मूव कर लेगा। जब पैटिला इनवर्ड मूव कर देगा तो नी के ऊपर एक्सेसिव जेनुवैल्गम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एबनॉर्मल फुट प्रोनेशन एंड फेमरल एंटीवायन। एबनॉर्मल फुट प्रोनेशन एंड फेमरल एंटीवायन को मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फेमरल एंटीवायन की बात करें तो फेमरल एंटीवायन का क्या मतलब है कि जब फीमर बोन इनवर्ड मूव करेगी, ठीक है, जब फीमर बोन इनवर्ड मूव करेगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो नी है, ठीक है, ये देखें जो नी है वो इनवर्ड मूव कर रहे हैं। सो फेमरल एंटीवायन की वजह से भी हमारे पास नी जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव जेनुवैल्गम होता है। अब हम लोग एबनॉर्मल फुट प्रोनेशन की बात करते हैं। अगर यहाँ पर आप फुट को देखें तो वो एबनॉर्मली जो है वो प्रोनेशन में गया हुआ है। सो जब फुट एबनॉर्मल प्रोनेशन में जाएगा तो उसकी वजह से हमारे पास नी जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव जेनुवैल्गम हो जाएगा। सो फेमरल एंटीवायन और एबनॉर्मल फुट प्रोनेशन की वजह से भी हमारे पास नी जॉइंट एक्सेसिव वाल्गस एंगल में चला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जेनुवैरम की। जब भी नीज के ऊपर जेनुवैरम होगा तो उसकी वजह से जो वेट बेयरिंग फोर्स की लाइन होती है वो मीडियली शिफ्ट हो जाती है। ये जो थर्ड वाली डायग्राम है, डायग्राम सी, तो इसमें जो नी है वो जेनुवैरम में गया हुआ है, ठीक है। जब नी जेनुवैरम में जाएगा तो उसकी वजह से ये जो वेट बेयरिंग फोर्स की लाइन है ये मीडियली पास कर रही है। सो जब वेट बेयरिंग फोर्स की लाइन मीडियली पास करेगी तो मीडियल साइड के ऊपर क्या होगा, वेट ज़्यादा आएगा, स्ट्रेस ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू लेटरल साइड। जब मीडियल साइड के ऊपर वेट ज़्यादा आएगा, स्ट्रेस ज़्यादा आएगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पेन, इन्फ्लेमेशन, इंजरीज होने के चांसेस हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब जेनुवैरम होगा तो वेट बेयरिंग फोर्स की लाइन मीडियली शिफ्ट हो जाएगी। जब जेनुवैल्गम होगा तो वेट बेयरिंग फोर्स की लाइन लेटरली शिफ्ट हो जाएगी। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास नी जॉइंट के ऊपर जेनुवैरम हो सकता है, वो है फेमरल रेट्रोवायन। ये जो थर्ड डायग्राम है इसमें फीमर बोन आउटवर्ड मूव कर रही है। जब फीमर बोन आउटवर्ड मूव करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमरल रेट्रोवायन। जब भी फेमरल रेट्रोवायन होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो नीज हैं, ठीक है, ये जो नीज हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, जेनुवैरम हो रहा है। सो फेमरल रेट्रोवायन की वजह से हमारे पास नीज के ऊपर क्या होता है, जेनुवैरम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात की गई है कि जब फेमरल एंटीवायन इंक्रीज होगा, मतलब ये कि फीमर बोन की इंटरनल रोटेशन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से फेमरल कंडाइल्स भी इंटरनली रोटेट होंगे। जब फेमरल कंडाइल्स भी इंटरनली रोटेट होंगे तो नी जो होगा वो इनवर्ड रोटेट करेगा। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फीमर बोन इंटरनली रोटेट करेगी। जब फीमर बोन इंटरनली रोटेट करेगी तो उसकी वजह से फेमरल कंडाइल्स भी इंटरनली रोटेट करेंगे। जब फेमरल कंडाइल्स भी इंटरनली रोटेट करेंगे तो जो नी होगा वो इनवर्ड रोटेट करेगा। जब नी इनवर्ड रोटेट करेगी तो उसकी वजह से नी जॉइंट के ऊपर वैल्गस एंगल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जेनुवैल्गम की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या था कि जो नी थे वो इनवर्ड रोटेट कर रहे थे। सो जब नी इनवर्ड रोटेट करेंगे तो नी जॉइंट के ऊपर वैल्गस एंगल इंक्रीज हो जाएगा।
अगर सेकंड डायग्राम को देखें तो इसमें जो फीमर बोन है वो इंटरनली रोटेट हुई है, मतलब फेमरल एंटीवायन है, ठीक है, जिसकी वजह से फेमरल कंडाइल्स भी इनवर्ड रोटेट हुए हैं। जब फेमरल कंडाइल्स इनवर्ड रोटेट होंगे तो जो नी है वो भी हमारे पास इंटरनल रोटेट होगी, मतलब इनवर्ड रोटेट होगी। एंड अगर फुट की बात करें तो फुट एबनॉर्मल प्रोनेशन में चला जाएगा। जब फीमर आउटवर्ड मूव करेगी, मतलब ये कि फेमरल रेट्रोवायन होगा, तो उसकी वजह से फेमरल कंडाइल्स भी आउटवर्ड मूव करेंगे। जब फेमरल कंडाइल्स आउटवर्ड मूव करेंगे तो नी भी आउटवर्ड मूव करेगा। जब नी आउटवर्ड मूव करेगा तो नी जॉइंट के ऊपर हमारे पास जेन्यू वैरस होगा, ठीक है। और अगर फीट की बात करें तो जो फीट होंगे वो हमारे पास सुपिनेशन में होंगे। जैसे अगर इस डायग्राम में देखें थर्ड वाली में, तो फीमर आउटवर्ड मूव कर रहा है, मतलब फेमरल रेट्रोवायन हो रहा है, नी जॉइंट भी आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, और जो फीट हैं वो हमारे पास सुपिनेशन में गए हुए हैं। कुछ लोगों में इस तरह होता है कि अगर फीमर इनवर्ड मूव कर जाती है, मतलब फेमरल एंटीवायन हो जाता है, तो उसको कंपलसेट करने के लिए जो टिबिया है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाती है, ठीक है। और अगर फेमरल रेट्रोवायन है, मतलब ये कि फीमर आउटवर्ड मूव कर रही है, तो जो टिबिया है वो इंटरनली रोटेट कर लेती है। इसका क्या रीज़न होता है कि जो हमारे पास फुट की प्लेसमेंट है वो नॉर्मल रहे। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रिंसिक मूवमेंट एबनॉर्मेलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं कैप्सुलर टाइटनेस। नी जॉइंट पर जो ग्रॉस रिस्ट्रिक्शन होती है उसकी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? कैप्सुलर टाइटनेस। अब जब भी सर्जरी होगी या ट्रॉमा होगा तो हमारे पास कैप्सूल क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। उसका क्या रीज़न है कि जो कैप्सूल होते हैं उनके अंदर फिब्रोसिस शुरू हो जाती है, मतलब कैप्सूल के अंदर स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा जो कैप्सूल है ना उसकी एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाती है। जब हमारे पास कैप्सूल के अंदर फिब्रोसिस बनना शुरू हो जाएगा, मतलब कैप्सूल के अंदर स्कार्स बनना शुरू हो जाएंगे और कैप्सूल की एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाएगी, तो हमारे पास कैप्सूल क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। जब कैप्सूल टाइट होगा तो हमारे पास नी जॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी? इमोबिलाइजेशन। जब कैप्सूलर टाइटनेस क्रॉनिक हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास नी जॉइंट के ऊपर डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस या रेमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। अगर कैप्सूलर पैटर्न की बात करें नी की, तो नी जॉइंट के ऊपर जो कैप्सूलर पैटर्न होता है वो क्या होता है? फ्लेक्शन इज ग्रेटर देन द एक्सटेंशन। अब जब भी हमारे पास कैप्सूल टाइट होगा तो फ्लेक्शन ज़्यादा लिमिट होगी एज कंपेयर टू एक्सटेंशन। फ्लेक्शन कितनी लिमिट होगी? 80 to 100%। और एक्सटेंशन कितनी लिमिट होगी? 20 to 30%। कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है। अब नॉर्मल गेट में, नॉर्मल वॉकिंग के दौरान हमारे पास नी की फुल एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कैप्सूल रिस्ट्रिक्ट है, कैप्सूल टाइट है, तो हमारे पास नी की फुल एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। जब नी की फुल एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी तो जो हमारे पास नॉर्मल गेट होता है उस या नॉर्मल जो वॉकिंग का पैटर्न होता है उसके अंदर चेंज आएगा। रोटेटरी डिसफंक्शन। रोटेटरी डिसफंक्शन का क्या मतलब है कि नी जॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल रोटेशंस होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशंस, अगर उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेटरी डिसफंक्शन। जब नी के ऊपर नॉर्मल रोटेशंस जो एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशंस होती है उनका जब मैकेनिज्म लॉस हो जाता है तो ये हमारे पास नी के ऊपर एक कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर है। जब भी हम लोग नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं तो हमारे पास नी के ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशंस भी होती हैं।
जब हम लोग नी के ऊपर एक्सटेंशन करते हैं तो नी की एक्सटेंशन के आखिर में हमारे पास नी के ऊपर एक्सटर्नल रोटेशन होती है, और जब हम लोग नी की फ्लेक्शन करते हैं तो नी की फ्लेक्शन के स्टार्ट में हमारे पास नी के ऊपर इंटरनल रोटेशंस होती हैं। देन उसके बाद ये बात बताई गई है कि जो कैप्सूल और लिगामेंट्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं रोटेशंस को। किस तरह? वो इस तरह अफेक्ट करते हैं कि जो कैप्सूल और लिगामेंट्स होते हैं वो एक्सेसिव रोटेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सो कैप्सूल और लिगामेंट भी हमारे पास इन्फ्लुएंस्ड या अफेक्ट करते हैं रोटेशंस को। नी जॉइंट की जो नॉर्मली एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशंस होती हैं उसकी वजह से जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन अगर इन रोटेशंस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो नी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। देन ये बात बताई गई है कि जो नॉर्मल रोटेशंस होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशंस, वो स्मॉल होती हैं। उसका क्या रीज़न है? देखें, जब हमारे पास नी की एक्सटेंशन होगी तो नी की एक्सटेंशन के आखिर में जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन होगी। इसी तरह जब नी की फ्लेक्शन होगी तो फ्लेक्शन के स्टार्ट में हमारे पास इंटरनल रोटेशन होगी। सो इस वजह से जो नॉर्मल रोटेटरी मूवमेंट होती है ना वो हमारे पास क्या होती है? स्मॉल होती हैं। मैंने क्या बोला था कि जब हमारे पास नी की एक्सटेंशन होती है तो नी की एक्सटेंशन के आखिर में हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन होती है, लेकिन अगर हमारे पास नी की एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो नी की फुल एक्सटेंशन है वो नहीं हो सकेगी। जब नी एक्सटर्नली रोटेट नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास नी फुली एक्सटेंड नहीं कर सकेगा। देन उसके बाद उन्होंने ये बात बोली है कि जब हमारे पास नी एक्सटर्नली रोटेट नहीं करेगा या टिबिया एक्सटर्नली रोटेट नहीं करेगी तो उसकी वजह से जो नी का मीडियल साइड है वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नी है वो एक्सटर्नली रोटेट नहीं करेगी, बाहर की तरफ नहीं जाएगी। जब नी बाहर की तरफ नहीं जाएगी तो मीडियल साइड के ऊपर नी के स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग क्रूशिएट लिगामेंट्स की बात करें तो उनके अंदर भी टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। क्रूशिएट लिगामेंट भी ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे जब हमारे पास नी एक्सटर्नल रोटेशन में नहीं जाएगी। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास नी एक्सटर्नल रोटेट नहीं करती तो नी फुली एक्सटेंड नहीं होगी। जब नी एक्सटर्नली रोटेट नहीं करेगी तो मीडियल साइड जो है नी का उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। जब नी एक्सटर्नली रोटेट नहीं करेगी तो जो क्रूशिएट लिगामेंट है उनके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्रूशिएट लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रेच होंगे। जब भी हमारे पास नी एक्सटर्नली रोटेट होती है तो उसकी वजह से जो हमारे पास मीडियल फेमरल कंडाइल का लेटरल साइड होता है और जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो आपस में कांटेक्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर नी की एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगी तो मीडियल फेमरल कंडाइल का जो लेटरल साइड है, ठीक है, वो और जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो दोनों आपस में कांटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अंदर टियर हो सकता है। नी की जो नॉर्मल रोटेशंस होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन, उनके अंदर चेंजेस डिसऑर्डर की वजह से भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेनिस्काई की डिस्प्लेसमेंट होगी है, ठीक है, या मेनिस्काई टियर हो गया है तो उसकी वजह से भी हमारे पास रोटेशंस के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। लिगामेंट्स की वजह से भी आ सकती हैं। अगर लिगामेंट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो नी की नॉर्मल रोटेशंस हैं उनके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। सबसे पहले हम लोग मेनिस्काई की बात करते हैं। जो मेनिस्काई होता है उसकी फीमर के साथ भी अटैचमेंट होती है और टिबिया के साथ भी अटैचमेंट होती है। जब मेनिस्को फिमरल और मेनिस्को टिबिया की मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से हमारे पास नी के ऊपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी। जब नी के ऊपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी
तो उसकी वजह से हमारे पास नी के ऊपर रोटेशंस भी होंगी। क्यों? क्योंकि जब नी की एक्सटेंशन होती है तो नी की एक्सटेंशन के आखिर में हमारे पास नी की एक्सटर्नल रोटेशन होती है, और जब नी की फ्लेक्शन होती है तो नी की फ्लेक्शन के स्टार्ट में हमारे पास जो है वो नी की इंटरनल रोटेशन होती है। सो जब मेनिस्को फेमरल और मेनिस्को टिबियल मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी, और नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के साथ हमारे पास रोटेशन होंगी। मेनिस्कस के अंदर टियर होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो रोटेशंस है नॉर्मल, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशंस वो नहीं हो सकेंगी प्रॉपर। नी की जो मीडियल साइड है, ठीक है, उसमें जो कैप्सूल और लिगामेंट्स है उनमें जब एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से भी हमारे पास नी की एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो सकेगी, टिबिया एक्सटर्नली मूव नहीं कर सकेगा। अब होता यूँ है कि जब हमारे पास इंजरी होगी या सर्जरी होगी तो जो मीडियल साइड का जो कैप्सूल है, ये जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो शॉर्ट हो जाएंगे। जब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये जो मीडियल साइड के कैप्सूल हैं वो शॉर्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से नी एक्सटर्नली मूव नहीं कर सकेगी, टिबिया के ऊपर एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगी। लेकिन जब मीडियल साइड के जो लिगामेंट है या जो कैप्सूल है वो लूज़ हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास नी के ऊपर एक्सटर्नल रोटेशन जो होगी वो एबनॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मीडियल साइड के कैप्सूल और लिगामेंट है वो लूज़ हो चुके हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास नी की एक्सटर्नल रोटेशन क्या होगी? एबनॉर्मल हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी। Thank you so much for watching the video. Like, share and subscribe.